अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब के गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा कि बहुत अहम इवेंट्स में उन्होंने शिरकत की है, और जिसमें अगर डिस्कस करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 25 बिग कंपनीज अवार्ड्स थे, और साथ साथ आगा खान में हेल्थ समिट था, उसे भी डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा सेगमेंट अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, ज़बान में महारत कितनी अहम है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी ज़बान की अगर महारत की बात की जाए तो हमारा यूथ बहुत बाशऊर है, एम्पावर्ड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोताही ज़रूर होती है ज़बान को सीखने में, परखने में। वो क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। पुलिस ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं, और साथ साथ पुलिस और नर्सिंग जैसे जो मुकद्दस पेशे हैं उनकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा कहना था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने पुलिस कॉन्फ्रेंस थी, साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की सालाना जो कॉन्फ्रेंस होती है, 7वीं ये कॉन्फ्रेंस थी, इस पर खिताब करते हुए चंद अहम जो मुद्दे थे उन पर बात की गई। मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे बेहतर बनाने में पुलिस का जो किरदार है उसे सराहा गया। और यकीनन जब बात आती है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या इदारे, हमारे अस्करी इदारे, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं उनकी, जिन कुर्बानियों को हम फरामोश कर देते हैं। हम तनकीद करते हुए ये नहीं सोचते कि हमारे ये जो इदारे हैं ये दिन रात हमारी ही सिक्योरिटी पर गामजन हैं, हमारी ही सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो यकीनन इनको अपलॉड करना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको अपलॉड किया, और ये जो 7वीं सालाना साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस थी यकीनन बहुत अहम और बहुत मुफीद रही। इस पर बहुत अहम टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अदीला खान साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अदीला, कैसी हैं अदीला? जब बात आती है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, हमारे इदारों की, जो कि दिन रात कानून की पासदारी के लिए, हमारे लिए इनफैक्ट सड़कों पर भी निकलते हैं, हर ऐसे इशू पे ना सर्दी ना गर्मी देखी जाती है, हम फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी जो कुर्बानियाँ हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी गई हैं, नजराने दिए गए हैं सिक्योरिटी की मद में, हम उसे फरामोश कर देते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत सारी वजूहात हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो कुछ लोग आपको वैसे ही क्रिटिसाइज़ करने का उनकी आदत होती है, तो वो वैसे ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आर्मी की, पुलिस की, या जो भी आपकी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी बात की जाए तो आपने सही बात की बिल्कुल, कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे पोलियो की कैंपेन हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे इलेक्शंस हो, हर चीज़ में हर जगह उनकी जिम्मेदारी लगती है। और चाहे वॉर ऑन टेरर हो या हमारा ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद हो, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हो, हर चीज़ में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको आगे नजर आती हैं। अब आप बारिशें देख लें, उसमें आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ज़रूरत पड़ रही होती है कि जब आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मतलब जो भी कोई नागहानी सूरत हाल या कोई इस तरह की नागहानी आफत या इस तरह का कोई भी इशू होता है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आगे होती हैं। लेकिन उनको सही तरीके से, मेरा ख्याल, किसी भी फोरम पे या किसी भी मौके पर सराहा जाता है। वो अलग बात है कि ऑन ओकेजन्स हम लोग उनकी तारीफें करते हैं, कोई दिन आते हैं स्पेसिफिकली तो उनकी बात होती है, लेकिन उनकी जो कुर्बानियां हैं, या जिस तरह उन्होंने शहादतें हुई हैं, या जिस तरह उन्होंने काम किया है मुल्क के लिए, जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उस पर एक स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि उनको हर वक्त उसको हाईलाइट किया जाए। हाईलाइट मेरे ख्याल से कम से कम न्यूज चैनल्स पे तो होना चाहिए ना, कि डे की एक स्टोरी हो सकती है कि आप उनको डेली बेसिस पे हाईलाइट करें, उनका मोरल, उनका एग्जैक्टली उनका मोरल भी हाई होगा उनका। अच्छा, अगर मैं, आपने बात की पोलियो कैंपेन्स की, तो यकीनन यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं अब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएं, या फिर उसके बाद अगर आप ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की नमाज़ें देखें, हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं अपनी नमाज़ छोड़कर बाकायदा सिक्योरिटी की जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा रहे होते हैं। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो हम हर वक्त देखते हैं रोड्स पर या सिग्नल्स पर हमारी जो मोबाइल वैन्स हैं वो खड़ी होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। बारिश में भी हमने देखा कि इस तरह की जो सूरत हाल है वो सामने होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हम फिर भी कहीं ना कहीं जब तनकीद करते हैं तो ये सारी जो कुर्बानियाँ हैं, ये सारी जो उनकी काविशें हैं, उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तनकीद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऐसा क्यों, वाई? तनकीद का एलिमेंट, वही बात है ना कि जिनको तनकीद करनी होती है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब वो पुलिस का वो
एक अगर काली भेड़ किसी भी शोबे में होती है तो लोग उसको रख के आप पूरे महकमे को निशाना नहीं बना सकते, और ये हो रहा है खासतौर पे पुलिस फोर्स के साथ, तो ये हो रहा है जी, जी। कि उनको टारगेट किया जाता है। मतलब एक अगर कोई बीच में करप्ट इंसान हो या बीच में कोई काली भेड़ हो तो उसको रख के आप पूरे महकमे की कारकर्दगी को जीरो नहीं कर सकते, पूरे महकमे की कारकर्दगी को बिल्कुल नील नहीं कह सकते कि कोई कुछ काम नहीं कर रहा। आपने बात की ईद की नमाजों की और इनकी, इसके अलावा भी मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई अटैक होता है सबसे पहले तो वो कौन टारगेट बनते हैं? जी, यही आपके रेंजर्स, पुलिस वाले एहलकार जो कि ड्यूटीज पे मामूर होते हैं, जो ड्यूटीज पे खड़े हुए होते हैं, उनको पहले निशाना बनाया जाता है, उनको पहले रास्ते से हटाया जाता है। अब पीछे उनके कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बेवाएं होती जी, हैं, जी। उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता कि उनकी आगे की लाइफ कैसे गुजरेगी। 2 पैकेजेस अनाउंस होते हैं, 2 उनका पुलिस का जो एक पैकेज system है है, उनका, बिल्कुल, जी। जो भी उनका शहादतों के बाद का पैकेज है वो दिया जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फैमिली का एक मेंबर चला गया है, लेकिन लोग उस चीज को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते और उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब तनकीद शुरू की जाती है तो किसी पीछे फैमिली मेंबर का ध्यान नहीं रखा जाता कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी कॉन्फ्रेंस में एक और अहम टॉपिक को भी डिस्कस किया। मैं उसकी न्यूज़ बाइट पढ़ देता हूँ। आइन के तहत कोई फ़र्द या ग्रोह पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करनी होगी। ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का। सियासी जमातों का मिल बैठना, ख़ास तौर पर ज़ाहिर है चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो चाहते हैं कि इलेक्शंस की फ़िज़ा है और जो कानून साजी का एलिमेंट है वो तो डेफिनेटली सबकी मुशावरत से ही हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल काम दिखाई नहीं देता थोड़ा सा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन करंट सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन करंट सिचुएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी पिछले जो 16 महीने हम लोगों ने गुजारे थे वो भी एक यूनाइटेड अलायंस करके एक गवर्नमेंट आई थी ना, एक यूनाइटेड वो था, सारी जमातें मिलजुल के उन्होंने हुकूमत चलाई थी। और जिस तरह की माशी सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अलग अलग डेढ़ इंच की मस्जिद बनाकर बैठने से क्या कहते हैं मुल्क का कोई भी बेहतरी आ सकती है। तो आपको मईशत बेहतर करनी है और इस वक्त हर एक को अपनी अपनी इनपुट देना होगा मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए। अब जिसके पास जो स्पेशलिटी जिस जमात के अंदर है, जिसके पास जो इकोनॉमिक अच्छा एडवाइजर है, शेयर करें, मिल बांट के अपनी तजावीज दें और मुल्क को आगे बेहतर ले जाने की बात करें। और वजीर आज़म ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 16 महीने जिस तरह हमने गुजारे हैं, हमें आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और हमें मिलजुल कर ही आगे जाना पड़ेगा। अब सारी जमातों, जैसे बात हो रही है कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो अगर आप देखें तो केपी में कौन जलसे कर रहा है, पंजाब में कौन जलसे कर रहा है, सिंध में कौन वर्कर्स कन्वेंशन और इस तरह हो रहे हैं। तो हर जगह हर जमात को अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अच्छा, इसका तो जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, बड़े दो टूक अल्फाज में उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या। एग्जैक्टली ये ब्रीफ तो करें ज़रा, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, सबको बाहर निकलने की परमिशन है, जलसे करने की परमिशन दी जा रही है, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड फिर इसके अलावा और क्या हो सकती है? एग्जैक्टली ये लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज ही समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन निकली हुई है। अगर आप देखें तो केपी में आपको कौन सी जमात करती हुई नजर आ रही है? बाकी जमातें नहीं नजर आ रही, एक जमात करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा अभी JUI के हुए हैं, जमात इस्लामी के हुए हैं, चाहे बेशक उन्होंने फलस्तीन के लिए किए हो, जो भी किए हो, जो भी इनके वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन हुए हैं और काफी बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत भी की है। तो यानी कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, हर तरह के इंतजामात मिले हुए हैं, हर तरह की सिक्योरिटी मिली हुई है, जभी तो इतने बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन वो सब हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब केपी के कितने सारे उन्होंने जाके उन्होंने दौरे किए, उन्होंने किए अपने वर्कर्स कन्वेंशन, जलसे उन्होंने किए। ठीक है, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, IPP के हो रहे हैं, हर जमात के हो रहे हैं। तो कौन क्यों ये कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती है ना कि आपको बिल्कुल बंद करके या तो बिठा दिया जाए कहीं एक तरफ। जी जी, बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी अदीला। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इमरान के खिलाफ उनकी काबीना के 3 अरकान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवाह, तहकीकात की सिफारिश भी की गई है, ऐसा नैब का कहना था। अगर बात की जाए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की, यकीनन बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसे अब ट्रायल किया जाएगा, अंडरवे है। अगर बात की जाए इस पूरे सिनेरियो में, अब ये जो 3 अरकान हैं काबीना के, चेयरमैन PTI के दौर के, इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है उसमें PTI के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन खड़ी होती जा रही है ये। हुमैर,
ऑब्वियसली बात है, काबीना के लोगों को पता होता है उस वक्त क्या चल रहा था, किस चीज की मंजूरी दी जा रही थी, कौन सी चीज कैसे आ रही थी और कौन सी चीज कैसे कहाँ जा रही थी। बिल्कुल। तो जिस तरह से 190 मिलियन पाउंड के केस है, यूके से किस तरह पैसे वापस आए, कौन से अकाउंट में गए, किसने मंजूरी दी, कैसे हुआ, उसके लिए काबीना के अरकान की मंजूरी किस तरह ली गई, किस तरह उसको एजेंडे पे रखा गया, थ्रू सर्कुलेशन समरी मंजूरी ली गई, क्या किया गया। तो ऑब्वियसली अंदर के अरकान है, इनको ये सारी चीजें पता है और उनको पता होगा उन्होंने किस चीज के ऊपर मुखालफत की है और किस चीज की हिमायत की है और किस चीज की बात उनकी सुनी गई है, कौन सी बात सुनी गई है और कौन सी बात नहीं सुनी गई। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें उनको पता है। और अगर अब नैप के केस में ये लोग गवाह बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या चीज मिस थी, कहाँ पे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, कहाँ पे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया गया, क्यों करवाया गया, किसने उससे फायदा उठाया अल्टीमेटली जाके। ये सारी चीजें सामने आएंगी। अब ये नैब जब इसको अपने केस को फर्दर परस्यू करेगा तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इस पूरी सिचुएशन में जुबैदा जलाल साहिबा, जिनका बहुत अहम किरदार रहा उस वक्त की हुकूमत में भी, और उनका कहना था जी मैंने तहकीकात का मुतालबा किया था, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने किसी की ना सुनी। उस वक्त भी ये पॉइंट शायद रेज किए गए थे काबीना में के अफराद की जानिब से कि अगर ये 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है तो इसको एटलीस्ट इसमें रिसर्च की जाए या इसकी छानबीन की जाए कि ये मामला है क्या। और ये तो साफ जाहिर है उनकी स्टेटमेंट से कि किसी की न सुनी गई। दैट मींस कि देयर वाज समथिंग कंट्रोवर्शियल। एग्जैक्टली उमर, ये तो बहुत ही, आई थिंक एट द टाइम ऑफ दैट गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर थी। क्लियर इन अ सेंस कि एक साहब कितने लोगों की बात सुनते थे और काबीना में कितने लोगों की बात सुनी जाती थी। चंद एक मखसूस अरकान के अलावा बहुत सारे लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। तो चंद एक मखसूस अरकान बात करते थे, उनकी बात को मान लिया जाता, बाकी सबको पावर को समझो वीटो कर दिया जाता था। और ये एक समझे एक डिक्टेटरशिप स्टाइल का काबीना चल रही थी जिसमें कि जो मैंने कह दिया वो सही है बस, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो नो करने वाला जो एक एलिमेंट था वो दूसरे लोगों को हासिल नहीं था, वो वीटो पावर जो थी। तो वो एक ही बंदे ने अपने हाथ में सारे इख्तियारात रखे हुए थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और जो दूसरे कह रहे हैं वो सही नहीं है। और चंद एक मखसूस लोग थे उनके करीब करीब जिनकी बात सुनी जाती थी और बाकी लोगों को बिल्कुल भी, शायद मैं कहना नहीं चाहूंगी लेकिन वो घास ना डालने वाला वो है कि वो नहीं उनकी बात सुनी जाती थी। काफी सारे जो उस वक्त की कैबिनेट के लोग थे वो अब शिकायतें करते दिखाई देते हैं कि बहुत अहम फैसलों में उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्होंने कोई बात ना सुनी उनकी, इनफैक्ट वो किया जो अपना उनका दिल चाहता था। एग्जैक्टली ये तो उसी वक्त से आना शुरू हो गया था जब वो काबीना इन पावर थी। ये उसी वक्त से आना शुरू हो गया था कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें मामलों में शामिल नहीं किया जाता, हमसे मंजूरी नहीं ली जाती, हमारी राय नहीं सुनी जाती। ये इस तरह की बात थी कि वन मैन शो चल रहा है। या अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन पीपल जो उनके आसपास के उनके लाडले या उनके बहुत करीबी तस्वुर किए जाते थे। इसमें आजम खान भी हैं जो कि अब गवाह बन चुके हैं इस केस में, जो कि जिनके बारे में कहा जाता था कि उनसे बात किए बगैर कोई वजीर उनसे मिल भी नहीं सकता उन्हें एक साहब से। तो वो साहब अब जब गवाही के तौर पर जब सामने आएंगे तो बहुत सारी चीजें जो ढकी छुपी भी रह गई थी शायद वो भी खुल जाएंगी। और ये भी बात काफी सारे लोग करते दिखाई दिए उस वक्त कि जो इलेक्टेड लोग थे वो फैसले नहीं करते थे, जो इलेक्टेड नहीं थे फैसले सारे उनकी जानिब से किए जाते थे बाहर बैठ के। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही। बहरहाल जी दीला, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दी गई है। साथ साथ सर्दी के बहाने इंतखाबात मुलतवी करने का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत सी एप्लीकेशन आई हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन टाइम पे हों या डीरेल हों। इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस है वो बहुत सॉलिड है, अपने स्टांस पे बिल्कुल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन का स्टांस बेशक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ जमातें हैं जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वो ये बहुत टाइम से इशू उठा रही हैं और बहुत टाइम से पॉइंट रेज कर रही हैं कि केपी बलोचिस्तान में दोनों साइड पे क्या कहते हैं सर्दी का वो एलिमेंट ज़्यादा होता है फेब और जैन में। तो उन्होंने दोनों चीज़ें काफ़ी टाइम से वो बोल रहे हैं कि ये दोनों बातें हैं। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बेसिस पे मुलतवी नहीं हो सकते, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे पास इलेक्शन स्केड्यूल नहीं आया है। और इलेक्शन स्केड्यूल अगर 54 दिन भी आप लगाएं तो कम से कम 12 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। तो वो अभी तक हमारे पास इलेक्शन स्केड्यूल भी हाथ में नहीं है कि हम देखें कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने शुरू हो गए, स्क्रूटनी शुरू हो गई, नॉमिनेशन पेपर्स क्या कहते हैं रिजेक्ट होना शुरू हो गए या अप्रूव होना शुरू हो गए। इस तरह का अभी तक हमारे पास प्रोसेस की डिटेल्स ही नहीं आई कि क्या
तारीख किस तारीख को क्या होगा वो अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना और फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ही वो 16 दरखास्तें सुनने का फैसला किया है जो इलेक्शन के इल्तिवा के लिए आई हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन वो सारी दरखास्तें देख रहा है। अभी उन्होंने शायद एक एलिमेंट शायद मुस्तरद कर दिया है कि सर्दी को तो हम किसी तौर बहाने के तौर पर मुस्तरद करते हैं कि इस बेसिस पे इलेक्शन मुलतवी करें। एक बात मैं करना चाहूंगा क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट किया गया है इन्हीं सियासी जमातों की तरफ से कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं कराए जा रहे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद एक बहुत सॉलिड स्टांस लिया गया, डेट अनाउंस की गई, फिर उसके बाद हर लिहाज से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसे सराहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मैं वही कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन तो अपने तय वो चीजें ठीक करने की और चीजों को अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी लाइक उनके फंड्स उनको मिलना टाइम पे, उनके लिए चीजें स्ट्रेट करना कि वो इजीली अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सके, एक वो बड़ी बात है। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन बेसिस पे अगर नहीं मुलतवी होंगे तो इलेक्शन कमीशन का एक पॉजिटिव रिस्पांस है उन पार्टीज के लिए और उन सियासी जमातों के लिए और उन रहनुमाओं के लिए जो कि आजकल टॉक शोज में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुलतवी होने का इरादा लग रहा है, इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक स्टांस तो दे दिया है कि अभी तक कोई इरादा नहीं है, इलेक्शन ऑन टाइम है और उसी डेट पर होंगे और अकॉर्डिंग टू द टाइम जो भी स्केड्यूल होगा वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बस वही बात है कि लोग शायद इलेक्शन स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं, वो नहीं मिला तो शायद इस तरह की बातें और इस तरह की कयास आराइयां जन्म ले रही हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अदीला खान हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दौरे हैं, जो विजिट्स हैं, खासतौर पर बहुत अहम इवेंट्स में उन्होंने शिरकत की है। कीप वॉचिंग डिबेट अपडेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने जिस तरह अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर साहब के जो अहम चंद इवेंट्स हैं जिनमें शिरकत की गई है, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चंद दिनों से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत प्रोएक्टिवली इन सारे इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के। हमने देखा कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है तो उसे अपलॉड करने प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँचे। जो अवार्ड सेरेमनी थी 25 बिग कंपनीज़ अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें शिरकत की और साथ साथ फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में एक बहुत अहम इवेंट था जो कि हेल्थ टेक समिट थी, उसमें भी शिरकत की और यकीनन बहुत अहम जो बातें थी वो डिस्कस की गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एड्रेस किया गया, उनके बहुत सारे सवालात थे कि जिन्हें भरपूर अंदाज से प्राइम मिनिस्टर साहब ने
केटर किया, और ना सिर्फ केटर किया बल्कि उन्हें जवाब भी दिया और सेटिस्फाई भी किया। तो यहाँ पर बहुत अहम जो चीज़ें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सलाम दादाबॉय साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सलाम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर द अल्हम्दुलिल्लाह। यू वेलकम। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, पहले तो हम बात कर लेते हैं पीएसएक्स जिस तरह परफॉर्म कर रही है। सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं, 61,000 भी क्रॉस किया, उससे भी ऊपर जा रही है, इस वक्त ट्रेडिंग कर रही है। तो पहले तो ये रुझान कितना खुशाइंद है, इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वहाँ शिरकत थी उसको डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Unlike any other caretaker prime minister, जी। Kakad Saab and the SIFC have performed wonders. नो डाउट। अच्छा, एक तो आप ये देखिए कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। जी, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको लूप में लिया गया है। बिल्कुल। डॉलर की जो है वो रेट में कमी आई है। जी। स्टॉक एक्सचेंज 64,000 क्रॉस कर चुका है। एग्जैक्टली। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एड्रेस किया जी। तो उन्होंने सुकुक बॉन्ड्स जो हैं वो जी। भी लॉन्च किए हैं। जी, द बिल्कुल। इस्लामिक सुकुक बॉन्ड्स, राइट। और वो लोकल इन्वेस्टर्स भी ख़रीद सकते हैं। उस पर रेट्स ऑफ रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, गारंटीड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी गौहर एजाज साहब ने जो जी। एडवाइजरी काउंसिल है SIFC की, उसमें जो ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टिसिपेट करवाया है, उनको भी उसमें जी, जी। अपने फोल्ड में लिया है। दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। आप ये देखिए कि पिछले 1.5 साल पहले जो जी, बातें चल जी। रही थी डिफ़ॉल्ट की, हाँ बिल्कुल, पता नहीं, एकदम से हमने देखा था सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई और थी। जी। आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, इनकी मुसलसल कोशिशों से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ होप, एक सेंस ऑफ बेटरमेंट जो है ना वो प्रिवेल कर रही नो है। डाउट। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने एड्रेस में ये कहा जी। कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बना लें जो हम आने वाली हुकूमत को हैंड ओवर करके क्या बात है, क्या बात है। दैट्स सो हाई ऑफ हिम, नो डाउट। वेरी हाई ऑफ हिम एंड इट्स वेरी पेट्रियाटिक ऑफ हिम। नो डाउट। वरना केयरटेकर सेटअप इस किस्म की चीजें कहाँ सोचते नहीं, हैं? हमने कभी नहीं देखा माजी में। आज तक नहीं जी, हुआ, बिल्कुल। आज तक नहीं हुआ। राइट। सलाम साहब, जो बात आपने की यकीनन बहुत अपलॉडेबल है। मैं इसको अगर मजीद डिस्कस करूँ तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, चूँकि ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी की भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता चंद माह में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस किए हैं सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, जो ट्रस्ट डेफिसिट था, आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है? इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस लेवल था बिजनेस कम्युनिटी का टुवर्ड्स गवर्नमेंट या फिर हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ, अब आपको लगता है कि बहुत कदरे बेहतरी आ गई है? यकीनन आई है। आई मीन देयर इज नो डिस्प्यूट इन दैट। आप ये देखिए ना कि हर जगह पहले आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर साहब वो मुख्तलिफ मेजर सिटीज़ गए, वहाँ के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, उनके प्रॉब्लम्स सुने, ग्रीवेंसेस सुनी, उनको एड्रेस किया, फोकल पर्सन्स अपॉइंट किए गए हैं। जो आई मीन ऑब्वियसली हर शहर का अपना प्रॉब्लम है। अब जिस तरह कराची में ड्यूरिंग द मीटिंग बिजनेसमैन ने ये इशू उठाया कि उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, तो आर्मी चीफ साहब एंड दी हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन दैट कि नहीं, अब आपकी ज़मीनों पे कब्जे नहीं होंगे। बात दरअसल ये है कि जब आप किसी को सुनेंगे, उसका मसला इशू करेंगे, तो ऑब्वियसली जो एक सेंस ऑफ डिस्पेयर है, होपलेसनेस है, या जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर होती रहेगी और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है आगा खान यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने देखा कि बहुत हमारी जो यूथ है काफ़ी एम्पावर्ड है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंशन भी किया वहाँ पर कि आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, और बड़ी क्लियर अंदाज से, बहुत एक जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी तरह उन सवालात के जवाब दिए। और जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो सवाल था, उस पर इट केम फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जो कि यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, उन्होंने ये सवाल किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बिल्कुल एड्रेस करते हुए कहा कि ही हिमसेल्फ लाइक्स फ्रीडम ऑफ स्पीच,
اور بلکہ سب سے بڑا مظاہرہ تو یہی ہے کہ آپ یہاں سوال کر رہے ہیں, آپ کو کوئی روکا نہیں جا رہا, کسی بات سے ٹوکا نہیں جا رہا, اس کے بعد آپ یہاں سے باہر بھی جائیں گے تو بھی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا. تو یہ اس سے بڑی فریڈم آف اسپیچ کیا ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کا دورہ تھا وہ ایک I mean it's a very interesting, it was an interesting event. By all standards میں یہ کہوں گا کہ it was a better event than the one which was held in Lums. ٹھیک ہے جی بالکل, چونکہ وہ لمز والا it was marred by controversy basically. اس ایونٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف جوابات دیے بلکہ اٹ واز این ایونٹ ورتھ لرننگ. اچھا, فریڈم آف اسپیچ پہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے شروعاتی یا کنا بدو تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جوابات جو ہے نا وہ بالکل ایسے دے سکوں. گلگت بلتستان پہ فریڈم آف اسپیچ پہ تو انہوں نے کمنٹ کیا ہی کہ دیکھیے بات دراصل یہ کہ فریڈم آف اسپیچ تو دنیا بھر میں ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ it varies from region to region, country to country and from issue to issue. ٹھیک ہے نا جی, ہر چیز کو آپ فریڈم آف اسپیچ کے گارب میں لا کے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. I mean there are limitations to everything in life. And similarly freedom of speech also has limitations. آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. کیا ویسٹ پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ گفتگو, ٹھیک ہے نا, فار دیم اٹ میں بی فریڈم آف اسپیچ, لیکن ہمارے یہاں یہ ایک کنٹروورشیل ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا, اٹس اے نو گو ایریا. نہ صرف انہوں نے فریڈم آف اسپیچ کے ایشو کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا, ٹھیک ہے نا, ایک ایسے انداز میں انہوں نے اس کو ٹیکل کیا کہ اسٹوڈنٹس بھی میں سمجھتا ہوں حیران رہ گئے اور آڈینس نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. اچھا, جو تاریخ بتانے کا ان کا انداز ہے, میں اسے مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہمارے جو وزرائے اعظم رہے ان میں یہ ایلیمنٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جس طرح تاریخ کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہ پریزنٹ سچویشن کو کنیکٹ کرتے ہیں اس سے. This is something amazing. انوار الحق کاکڑ صاحب is a well-read man, and has a very good sense of communication. ٹھیک ہے نا, the way he communicates. دیکھیے اس میں جو کی ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایشو کو سنیے, ایبزارو کیجئے, پروسیس کیجئے اور پھر اکارڈنگلی آپ جائیں. He has an excellent talent for communication. ایک بات تو یہ ہے. گلگت بلتستان چونکہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کا جو میجورٹی ورک فورس ہے that is from گلگت, اس کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے with سنگاپور. بالکل, ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان is an integral part of Pakistan and we expect it to become Pakistan's Singapore. ٹھیک ہے نا جی. بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ یہ جیو پولیٹکس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کا ٹریڈ ود چائنا, ٹھیک ہے نا, will be conducted through this area. Definitely. ٹھیک ہے نا, وہ گیٹ وے ہے towards the entire region. تو وہ ایک جو ہے نا ٹریڈ, اکانومی, کلچرل ایکسچینج, ایجوکیشنل ایکسچینج اینڈ فار جیو پالیٹکس ہولیسٹکلی از اے ویری امپورٹنٹ ریجن. انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کرتے ہوئے ایک ہی جملے میں کئی ایشوز ایڈریس کر دیے اور کئی لوگوں کے لیے ایڈریس کر دیے. جی, نو ڈاؤٹ. اچھا, ہائی ٹیک پہ انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہائی ٹیک کا استعمال ان دی فیلڈز آف میڈیسن اینڈ سرجری بہت ضروری ہے, جو کہ دنیا میں تو ہے لیکن پاکستان میں اس حد تک نہیں ہے جتنا کہ ہم ویسٹ میں وٹنس کرتے ہیں. اور نرسنگ, رول آف نرسز, ٹریننگ, بالکل, ہاں, یہ انہوں نے مینشن کیا. دیر ایکسپیٹریشن ابراڈ, اس کا مطلب رول ان دا جی ڈی پی آف پاکستان, وہ ساری چیزیں. I mean it was an excellent session. میں I don't know, but more and more people are falling for Mr. Kakad. Exactly. وہ سارے لوگ جو کاکڑ صاحب کی پرسنالٹی کو نہیں سمجھتے تھے, I think now they are well aware کہ وہ how the caliber of the person is. They like him and that
liking is increasing by बढ़ती the जा day, रही है yes. बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात कर लें यहाँ पर सलाम भाई, तो हमने ट्रस्ट की तो बात की यकीनन, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है स्पेशली इन पाकिस्तान, मुझे कहीं ना कहीं अब वो भी दिखाई देता है, प्राइसेस भी कुछ नीचे आ रही हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी खास तौर पर वो भी बढ़ रही हैं। आने वाले चंद माह किस तरह देखते हैं, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, उससे पहले जो ये एक ट्रस्ट की फिजा कायम होती जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए बात दरअसल ये कि बातें आप जितनी भी करते हैं, ठीक है ना, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्शंस, एग्जैक्टली, ठीक है ना, जो दिखाई दे बिल्कुल। जी। जीसीसी से बहुत अच्छे आपके मुआहदे हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना जी। ठीक है। SIFC प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब ने GCC ब्रादर मुल्कों को ये अश्योरेंस दी जी, है जी। that we are 600% cheaper than the other Other countries countries, right. they invest in, जी, जी, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बात तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि in the coming years we are expected to see a turnover of $36 trillion क्या बात है in trade and industry and exports of China। अब सारा रीजन उससे इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, एक ठीक है। बात दरअसल ये बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है ना वो एक्शंस देखती जी। है। एक्शंस क्या हैं? आपका बॉर्डर मैकेनिज्म टाइटन हुआ, जी। स्मगलिंग को कर्ब किया गया है, जी। डॉलर का रेट नीचे आया है, बिल्कुल ठीक। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रही है, SIFC वन विंडो ऑपरेशन करना चाह रही बिल्कुल है फॉर ऐसे, ऑल जी, इन्वेस्टर्स, जी, जी। इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन को लूप में रखा जा रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है। पीपल आर इंटरेस्टेड इन एक्शंस, ठीक है ना, वो जिसे कहते हैं ना वॉक द टॉक, जी, जी। ठीक है ना। बातों से तो ना पेट भरते हैं, ना इकोनॉमी बेहतर होती है, ना बिल्कुल ऐसे। इन्फ्लेशन में कमी आती है। आई जस्ट होप एंड प्रे, I hope and I pray, I mean like many other citizens of Pakistan, जी, जी। कि ये निगरां हुकूमत कुछ अरसा और रह जाए, जी, जी। और ये वाकई एक रोड मैप आने वाली हुकूमत को दे जाए। Right. नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इलेक्शंस और एनीथिंग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि कुछ अरसा इनको और मिल जाए, एक जो stability अब आती जा रही है, स्टेबिलिटी जी, जो अब आई है, जी। थोड़ा अरसा और आवाम जो है ना वो उनको रिलीफ मिले, जी। एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट बन जाए जो आने वाली हुकूमत को हैंड ओवर किया जाए और फिर वो उसको लेके राइट, बिल्कुल ठीक, Consistency बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, SIFC की अगर बात कर लें, चूँकि ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान की होप है आने वाले चंद सालों में अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे थे, जैसे आपने भी मेंशन किया कि स्पेकुलेशंस फैलाई जा रही थी, गलत खबरें फैलाई जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। फिर हमने देखा भी कई मुश्किल हालात थे, ऐसे चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए, लेकिन अब आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे खास तौर पर, उनका जो ट्रस्ट नहीं था गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा, वो अब डेवलप होता जा रहा है, मुआहदे हो गए साइन बहुत सारी ममालिक से, गल्फ स्टेट्स से, इसको आने वाले चंद माह में इसका इम्पैक्ट किस तरह देखते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर? देखिए बात दरअसल ये कि जो आप फरमा रहे हैं कि स्पेक्यूलेशन, ठीक है, मुल्कों पे, कौमों पे जी, मुश्किल बुरे वक्त आते हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान इन द पास्ट ऑल्सो, माजी में भी इससे कई गुना ज़्यादा बड़े मुश्किल हालात से गुजरा भी है, निकला भी है। पाकिस्तान इज ए वेरी रेजिलिएंट नेशन। इट्स अ फिनोमिनल सिनेरियो। एक बात ये, वॉर ऑन टेरर में आप देख लीजिए, किसी मुल्क ने इतना सस्टेन किया जितना पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो आपके लिए अहम तो है, दुनिया के लिए भी इतनी ही अहम है जितनी आपके लिए, जिसकी वजह से सारी नजरें यहाँ रहती हैं। जी। तो ये कहना कि पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद मैं तो पिछले 1-1.5 साल व्हेन इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इज हियर टू स्टे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब इकोनॉमी पे आ जाए। जी। देखिए, कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि इकोनॉमी इज अ वेरी बिग फैक्टर इन एनी नेशंस लाइफ, ठीक है ना जी। फूड सिक्योरिटी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गई, बिजली, पानी, गैस हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि बनाने में
साल हर साल लग जाते हैं, जी। बिगाड़ने में कुछ हफ्ते कुछ चंद महीने दिन लगते चाहिए, हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जी, है। एक सफर का आगाज हुआ है, बिल्कुल उस पे लोग काम कर रहे हैं। हमारी आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत इस सफ़र को जारी और सारी रखेगी। बिल्कुल ऐसे एक चीज़ मैं जी। आपके तवज्जुह से ऐड करना चाहता जी, हूँ। जी। I've always been an advocate of the fact कि आप अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते जी हैं, जी खुदारा गिव इट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर। राइट देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने की नोट एड्रेस में एक बहुत ज़रूरी बात की जी है, जी और शायद फेडरल मिनिस्टर गौहर एजाज खान साहब भी इसको कई दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं, जी जी that we have told foreign investors कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कंट्रोवर्सी का या जी। लिटिगेशन का शिकार होती है, जी। you are free to go to any international forum like the International Court of Justice for Right, redressal of your grievance. बिल्कुल ठीक है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू कैन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर थ्रू एन एक्ट ऑफ द जी, पार्लियामेंट और जी। थ्रू एन एक्ट और थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जो भी आप करें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर को ये अमेंडमेंट या जी, ये जी। डेवलपमेंट हाईलाइट और शोकेस कर सकते हैं, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेटर। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें जो कि मैं मजीद करना चाहता था लेकिन वक्त की कमी है। अब्दुल सलाम दादा बॉय साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल सलाम दादा बॉय साहब। यकीनन जो एक ट्रस्ट की फ़िज़ा कायम होती जा रही है हमारी आवाम में, हमारी कौम में, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सब के लिए कि जो परेशान थे कुछ माह पहले कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है या इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यकीनन जो आने वाले चंद माह है बहुत खुशहाली इंशाल्लाह देखने को है। ऑन दैट नोट जी, यहाँ लेते हैं आपसे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो बात करेंगे ज़बान की जो अहमियत है, उसे सीखने की जो जस्तजू है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है इसको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट डायरेक्ट। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। से शाह अल्लाह दिता कहते हैं, बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है, कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सरफहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ब्रेक से पहले अनाउंस किया था कि ज़बान को सीखने की जस्तजू और लगन हम सब में होती है, चाहे वो कोई भी ज़बान हो। और अगर अंग्रेज़ी ज़बान की बात की जाए तो यहाँ बहुत सी जो मुश्किल सूरत हाल हम देखते हैं कि सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी बोलने का जो रुझान है वो हम कोशिश करते हैं कि उसे बेहतर अंदाज से
بہتر تلفظ سے اسے ادا کیا جائے. لیکن میرے خیال سے جو زبان کا امپیکٹ ہے وہ صحیح سیکھنے میں یا بولنے میں یا پرکھنے میں آتا ہے. کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے ہم سے کہ ہم نے انگریزی زبان کو بھی بہت حاوی کر لیا ہے اپنے اعصابوں پہ, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ جس طرح وہ تعلیم تدریسی جو عمل ہے ہمارا, اس پہ انگریزی جب بھی سبجیکٹ کی بات آتی ہے تو وہ بہت ٹیریفائڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ساری کیفیات کیوں ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ زبان کوئی بھی ہو, چاہے وہ انگریزی ہو یا کوئی بھی زبان ہو, میرا خیال جب تک اس کی روح کو نہ سمجھا جائے تو بہت مشکل صورتحال کھڑی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کرن دادا بوائے, ایجوکیشنسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے عموماً دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کر لوں یا اس طبقے کی جو سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے, انگریزی زبان کو ایک بہت نو گو ایریاز بنا دیا ہے ہم نے سیکھنے سمجھنے کا. بہت پریشانی کی کیفیت آ جاتی ہے. اگر میں انگریزی سے باہر بھی نکلوں تو بھی اگر کوئی نئی زبان ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی کافی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میں نہیں سیکھ سکتا, یا پھر بولنے میں کتراہٹ ہوتی ہے کہ میں غلط بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا. یہ ایسے رویے کیوں ہیں؟ ایکچولی لینگویج بہت امپورٹنس ہولڈ کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. جی. اور میرے حساب سے ویریس لینگویجز ہیں پاکستان میں, جی, جیسے کہ اردو ہے اور ہماری مختلف ریجنل لینگویجز جو ہیں جیسے کہ پشتو, بلوچی, پنجابی, سندھی, پنجابی, اور یہی ہمارے گھروں میں عموماً بولی جاتی ہے. لوکنگ ایٹ اٹ فرام دا انگلش پوائنٹ آف ویو, تو انگلش جو ہے وہ ایک بہت ہی پرومیننٹ لینگویج ہے, گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے, دنیا بھر میں, ٹھیک ہے نا. اور انگلش ہمارے یہاں بھی پڑھائی بھی جاتی ہے اور پروموٹ بھی بہت کی جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی اس بات کو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے وہ ہمیں انگلش لینگویج کا فیڈ بیک نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. ہمارے گھروں میں زیادہ تر ہم اردو بولتے ہیں یا جس طرح ہماری ریجنل لینگویجز ہیں وہ اس میں کنورسیشن کرتے ہیں. تو یہ اسکل جو ہے ہماری انگلش لینگویج کی, یہ ڈیولپ نہیں ہوتی. میں اس کو تھوڑا سا فاؤنڈیشنلی لے کے چلوں گی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا سیکھتا ہے, وہ ایک لینگویج کو ایبزارب کرتا ہے جو بھی وہ اس کے گھر میں سن رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا اسکل جو وہ ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے میں وہ سننا ہے. ٹھیک ہے نا, دا لسننگ اسکل. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے بات. جی بالکل. لسننگ اسکل جو ہے نا ہمارا, وہ انگلش لینگویج میں ویک ہے. اس وجہ سے کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں. پھر وہ بچہ بولتا ہے, دیٹ از دا سیکنڈ اسکل. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے اسی زبان میں اور وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو انگلش لینگویج کا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ سنتا ہی نہیں ہے گھر میں تو وہ بولے گا کیسے, وہ پڑھے گا کیسے اور وہ لکھے گا کیسے. اچھا, بعض اوقات یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آئی کین ریلیٹ ٹو دس. میرا جب میں اپنے او لیول اسکول میں مجھے داخل کرا دیا گیا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. میرے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی, اردو بولی جاتی تھی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو اسٹرگل الاٹ کہ میں کس طرح اس زبان کو پریکٹس کروں جو کہ مجھے اسکول میں بتائی جاتی ہے کہ دیر از نو ادر میڈیم, آپ نے انگلش میں ہی بات کرنی ہے. گھر میں آ کے مجھے وہ ماحول ہی نہیں ملتا تھا. آپ بہت لکی ہیں کہ آپ او لیول اسکولس میں اور اے لیول اسکولس میں, بلکہ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو جتنے بھی بچے ہیں پاکستان میں جو اچھی اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, میں صرف او اور اے نہیں کہوں گی, میں بہت سے بورڈز ہیں جیسے آغا خان بورڈ ہے, دوسرے ہمارے اپنے لوکل بورڈز ہیں, یہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انگلش ایز اے لینگویج کو پروموٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ان اے ڈفرینٹ ٹائپ آف اے وے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ 4 اسکلز ہیں, ٹھیک ہے نا. چاروں اسکلز کو اگر ہم الگ طریقے سے پڑھائیں, الگ طرح سے, جیسے پہلے ہم لسننگ کو پروموٹ کریں, اس کے بعد ہم اسپیکنگ کو پروموٹ کریں, اور اس کو سکھانے کے بعد ہم اس کا اسیسمنٹ بھی ہم الگ سے لیں. جیسے ہمارے اسکولز میں کیا ہوتا ہے, ہم بچے کی زیادہ تر ہم ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز پہ چلے جاتے ہیں, کمپوزیشن اور کمپریہنشن, اور ریٹن اسیسمنٹ ہوتا ہے اس کا, اور اس کے بعد آپ کو اس کا گریڈ مل جاتا ہے. اگر بچہ سنے گا نہیں, وہ بات نہیں کرے گا, تو وہ کیسے ان دو جو 3rd اور 4th اسکل ہیں جیسے ریڈنگ اور رائٹنگ ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کرے گا. میری جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے وہ یہی کی ہے اسی چیز میں کہ آپ کو اپنا سب سے پہلے کسی بھی لینگویج میں لسننگ اسکل ڈیولپ کرنا ہے. اب لسننگ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جیسے ایکسپیرینس دیں, پریکٹس دیں اپنے بچوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنا لسننگ اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو میں فیملی سسٹمز کی اگر بات کروں تو
हम मादरी ज़बान तो सीख ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे घरों में बोली जाती है, अतराफ़ में होती है, तो वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इवन विद उर्दू ज़बान मैंने देखा है कि काफ़ी, जिस तरह आप अंग्रेज़ी की बात कर रही हैं, उर्दू में भी हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। अगर अंग्रेज़ी सीख लिया तो फिर उर्दू बहुत मुश्किल से अडॉप्ट करेंगे, अगर उर्दू में बहुत महारत इख्तियार कर ली है तो अंग्रेज़ी को अडॉप्ट करने का, तो ये तो इम्तिजाज होना चाहिए ना ज़बानों का आपस में, उसको हम प्रमोट क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली, प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। देखिए हम अपने जो इंग्लिश जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं आपस में, उर्दू में बात करते हैं, या किसी जैसे हम कोई नॉर्मल कारोबार भी अगर हम डोमेस्टिकली करते हैं तो उर्दू में करते हैं। वेरएज़ अगर हमें यही चीज़ इंग्लिश में करनी हो, इंटरनेशनली करनी हो, तो वहाँ हमें तकलीफ फेस होती है, परेशानी होती है ना जी। और अगर हम डोमेस्टिकली, तो हम जैसे पंजाबियों से पंजाबी में बात कर लेता है, सिंधी से बात कर लेता है, पश्तो में बात हो जाती है, और वो प्रमोशन भी ज़्यादा होती है लोगों की आपस में कि पठान को प्रेफर करता है इस तरह से। इसी वजह से। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब हम इसी चीज़ को ग्लोबली, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गई है, हर चीज़ में आपको इंटरनेशनल मार्केट को टच करना है। आपने अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अगर उसमें भी अगर आपने काम करना है तो यू नीड टू नो इंग्लिश प्रॉपर्ली, क्योंकि वो जो स्क्रीन पे चल रहा होता है वो अगर आपको इंग्लिश नहीं आते तो कैसे तो आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करूंगी यही बात कि दो स्किल्स है, लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना, उसको हम डेवलप करें। अच्छा, एक और बात ये है कि जैसे बच्चे जो है वो, बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं पहुंचते, मगर जो बच्चे फॉर्चुनेट इनफ हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि उर्दू ज़बान हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। सारे तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिया, जो कि एक बेसिक कल्चरल हमारे आप कह लें सब्जेक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रमोटेड इन इंग्लिश। उर्दू का सवाल नहीं आ रहा वहाँ। उर्दू को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अगर आपने उर्दू में भी, अगर कुछ जैसे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो है ना उर्दू में उन्वान पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और असेसमेंट भी उनकी इंग्लिश में ही होती है। हमारी तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंग्लिश में है, ठीक है ना। हम जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि पीएचडीज़ की खास करके हमारी रिसर्चेस बाहर जाती हैं, वहाँ से अप्रूव होके आती है। तो हम अगर उर्दू में हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ज़ाहिर ही एज ए ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज में करना है। इंग्लिश मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चा आता है तो उसको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल मेरे जहन में है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम अगर सीखने के अमल में हैं, सुनने के अमल से भी हम गुजर चुके हैं, हम उसको भी कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, जब बोलने की बारी आती है तो चाहे कोई भी ज़बान हो, मैं यहाँ अंग्रेज़ी को मेंशन नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो, बलोची, कोई भी ज़बान हम सीखना चाहते हैं, बोलने में क्यों कतराते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम जब उसको बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक तासुर ये डेवलप हो जाता है जी कि मैं कहीं बोलूँगा मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मैं सही नहीं बोल रहा। अंग्रेज़ी में तो बहुत होता है, इनफैक्ट लोग परेशान हो जाते हैं एकदम से, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शैटर कर जाता है। बिल्कुल, इसको किस तरह बेहतर बनाया जाए? और मेरे ख्याल इसमें कोई मजाक उड़ता है तो उड़ने दें, हमें अपने लिए सीखना है, अपने लिए करना है। मैं जब अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रमोट करती हूँ, कोई इंग्लिश नहीं मैं बढ़ाती हूँ, तो लैंग्वेज प्रमोशन के लिए मैं कहती हूँ कि भाई इंग्लिश इज नॉट अ मदर टंग, ठीक है ना, हमारी मादरी ज़बान नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना वो उसको अडॉप्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। मी एज ए टीचर मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई राइट नहीं है, मुझे पढ़ाने का राइट है कि मैं पढ़ा रही हूँ एक चीज़, पढ़ा के मैंने उसको प्रैक्टिस करा के और उसको मैंने इम्प्रूव करना है, रादर देन क्रिटिसाइजिंग ईच अदर और द स्टूडेंट। मगर ये है कि जो हम आपस में, जो हम माशरे में भी अगर हम प्रैक्टिस करें किसी भी चीज़ को, तो आई थिंक वो तो ही हम सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो माँ बाप को भी यही कहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश में बोले या किसी भी लैंग्वेज में बोले, तो उसको आपने एक प्रैक्टिस के लिए आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो चीज़ कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें यकीन जाने, ये बहुत मजे का टॉपिक है जिसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर किरण दादाभाई हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं जो ज़बान का
بلکہ انفیکٹ زبان سیکھنے کا جو عمل ہے اسے جاری رکھیں, پریشان نہ ہوں, شرم محسوس نہ کریں. میرے خیال سے اسی طرح آپ بہتر بولنا اور سیکھنا سمجھ سکتے ہیں. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.